तो फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.6 है वो ये है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट रेडियन हैज़ बीन प्रेफर्ड एज एसआई यूनिट टू डिग्री। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि रेडियन को एसआई यूनिट एज अ एसआई यूनिट यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं और मतलब कि डिग्री एसआई यूनिट क्यों नहीं है, रेडियन एसआई यूनिट क्यों है। ये हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि रेडियन को हम लोग एसआई यूनिट क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास अगर हम लोग देखें कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल ये हमारे पास उस सर्कल का सेंटर है। सेंटर से लेकर इस सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटर से लेकर ये जो सर्कमफ्रेंस तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आर है हमारे पास। मान लीजिए कि ये एक केक है, मान लीजिए ये हमारे पास हम लोगों ने इसको ये केक है और उसमें से एक पीस काटना है हम लोगों ने। इस केक में से हम लोगों ने पीस काटने के लिए हम लोग जो है वो इस पीस को इस शेप में काटते हैं, ठीक है। तो इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारे पास होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी आर होगा हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास जो है वो फिर यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे रेडियन। यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बनेगा रेडियन और ये जो है वो आर्क होगी, ये सर्कमफ्रेंस की आर्क होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो रेडियन की डिफाइन बनती है वो ये बनती है कि रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी कि रेडियन जो हमारे पास एंगल है वो सेंटर ऑफ द सर्कल पर सबटेंडेड करता है। ये जो हमारे पास आर्क बनती है, इस आर्क की जो हमारे पास लेंथ होती है वो भी रेडियस के इक्वल ही होती है। तो रेडियन की डिफाइन हमारे पास होगी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर्क लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोगों ने जिस तरह ये लाइन ड्रॉ की, अगर हम लोग इसको केक को जो है दो पीस, केक का एक और पीस निकालना चाहें तो फिर हम लोग यहाँ से कट करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ से कट करेंगे तो फिर यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ से लेकर इस लाइन के ऊपर भी एक एंगल बन जाएगा जो कि हमारे पास फिर वो रेडियन होगा। आप सर्कल दोबारा देखें कि ये हमारे पास एक सर्कल था, ये इसका सेंटर था, यहाँ से इसको एक केक कंसिडर कर लें कि यहाँ से लेकर हम लोगों ने यहाँ तक एक पीस काटा, फिर हम लोगों ने एक और पीस काटना है, तो फिर हम लोग जो है वो यहाँ से केक को काटेंगे। फिर जिस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एंगल रेडियन बना था, फिर यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक जो है हमारे पास एंगल रेडियन बनेगा। ये भी हमारे पास आर है, ये भी हमारे पास आर है, ये भी हमारे पास आर है। तो फिर हमारे पास देखें, हम लोगों ने रेडियन की डिफाइन में पढ़ा है अभी कि रेडियन की डिफाइन में कि जो आर्क लेंथ होती है वो रेडियस की लेंथ की इक्वल होती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये आर्क बन रही थी, अब हमारे पास जो आर्क बन रही है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने एस का नाम दे दिया। तो फिर स्टूडेंट्स हम लोग फिर ये भी कहते हैं कि रेडियन जो है वो डायमेंशनलेस है। रेडियन डायमेंशनलेस क्यों है? क्योंकि उसकी आर्क लेंथ जो होती है रेडियस के इक्वल होती है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है तो आर्क भी जो है वो आर्क की लेंथ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। अगर आर्क लेंथ हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो रेडियस हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो आर्क लेंथ भी यहाँ से लेकर इतनी ही होगी। यानी कि जितना रेडियस होगा आर्क लेंथ भी उतनी ही होगी। अब देखें, अगर हम लोग आर्क लेंथ या रेडियस की रेशियो निकालें तो हमारे पास लेंथ ओवर रेडियस आ जाएगा, ठीक है, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो लेंथ का यूनिट भी मीटर है, रेडियस का यूनिट भी मीटर है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो फिर हमारे पास जो है वो रेडियन का कोई यूनिट ही नहीं आएगा। यानी कि रेडियन जो है हमारे पास वो आर्क लेंथ और रेडियस की रेशियो के इक्वल है, ठीक है। तो जहाँ पे आर्क लेंथ का भी यूनिट मीटर है, रेडियस का यूनिट भी मीटर है, तो फिर आर्क लेंथ जो है हमारे पास, सॉरी रेडियन जो है हमारे पास वो हमारे पास डायमेंशन लेस होगी। यानी कि रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होगी। यही जो चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं इन्हीं को हम लोगों ने उठा के इंग्लिश में लिख देना है तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं, तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा करें ताकि आप
भूलें ना क्वेश्चन लिखते वक्त, क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्वेश्चन पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपने अल्फाज में जो है क्वेश्चन का आंसर लिख दें। स्टूडेंट्स, अब इसी वजह से, इन सारी बातों की वजह से हम लोग जो है रेडियन को एक ऐसा यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमारे पास कुछ फंडामेंटल रिलेशंस हैं, जैसे कि हमारे पास लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में जो हमारे पास रिलेशन है वो है S = r थीटा। यहाँ पर जो रेडियन जो है हमारे पास वो रेडियन के ही इक्वल आता है, ठीक है। अगर हमारे पास जो दूसरा रिलेशन है वो भी एक फिजिकल फंडामेंटल रिलेशन है, जो कि हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरम्यान v = r ओमेगा, जहाँ पे v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, r हमारे पास जो है रेडियस है, ठीक है। तो इस रिलेशन के लिए हमारे पास जो रेडियन जो होता है, हमारे पास ये रेडियन का जो यूनिट आता है, रेडियन के यूनिट को हम लोग रेडियन पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे पास वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। तो हम लोग लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरम्यान में जो रिलेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो है वो इस रिलेशन का जो यूनिट होगा वो हमारे पास रेडियन पर सेकंड होगा। फिर हमारे पास एक और फंडामेंटल रिलेशन है, वो है हमारे पास A = r अल्फा, यानी कि हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के दरमियान में रिलेशन है A = r अल्फा। इसके लिए हमारे पास जो रेडियन का यूनिट है उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो और एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो फंडामेंटल रिलेशंस हैं, इनका यूनिट, ये फंडामेंटल रिलेशन जो है वो तभी जो है वो अप्लाई होते हैं जब यूनिट जो है वो रेडियन में हो, यानी कि ऐसा यूनिट रेडियन हो। अगर ऐसा यूनिट डिग्री में है तो हम लोग उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इस वजह से हम लोग रेडियन को ऐसा यूनिट कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को ऐसा यूनिट इसलिए कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने, यही सारी जो बातें हैं वो हम लोगों ने इंग्लिश में उठाकर लिख देनी है। तो क्वेश्चन 3.6 है हमारे पास। उस सबसे पहले हम लोगों ने आंसर की हेडिंग लगाई और आंसर की हेडिंग लगा के फिर हम लोगों ने लिख दिया कि रेडियन इज प्रेफर्ड एज SI यूनिट फॉर एंगल मेजरमेंट, यानी कि एंगल के मेजरमेंट के लिए हम लोग रेडियन को ही SI यूनिट प्रेफर करते हैं ड्यू टू 2 प्राइमरी एडवांटेजेस, क्योंकि इस 2 प्राइमरी फ़ायदे हैं, जो एडवांटेजेस हैं उनकी वजह से। सबसे पहला जो हमारे पास एडवांटेज है वो हमारे पास क्या है, इट इज़ अ नेचुरल यूनिट, कि ये हमारे पास एक कुदरती यूनिट है। यानी कि रेडियन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये कुदरती तौर पर बनता है ना, कि हमारे पास एक, देखिए ये हमारे पास एक केक है और ये इसका सेंटर है। हम लोग अगर केक का एक पीस कट करें तो इसके सेंटर पे जो है वो रेडियन जो है कुदरती तौर पर बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इट इज़ अ नेचुरल यूनिट, जिसकी वजह से हम लोग इसको ऐसा यूनिट प्रेफर करते हैं। फिर हम लोग उसकी डिफाइन लिखी है कि a radian is defined as the angle subtended at the center of the circle by an arc equal in length to the radius, कि हमारे पास जो आर्क है यानी कि जिस सर्कल के सेंटर में जो है वो रेडियन सबटेंडेड होता है, उस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आर्क बन जाती है और इस आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस की इक्वल होती है बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, हिंस इट्स इज अ प्योर डायमेंशनलेस रेशियो। इसकी वजह से एक प्योर डायमेंशनलेस रेशियो है, क्योंकि आर्क लेंथ जो है वो ओवर रेडियस की अगर हम लोग रेशियो निकालें तो लेंथ का यूनिट भी मीटर और रेडियस का यूनिट भी मीटर, तो फिर हमारे पास डायमेंशन तो रेडियन की निकल कर ही नहीं आएगी, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्योर डायमेंशनलेस विच मेक इट मोर फंडामेंटल दैन डिग्री, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा, ये जो डायमेंशनलेस ये जो प्रॉपर्टी है वो इसको बहुत ज़्यादा फंडामेंटल बनाती है डिग्री से। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि विच मेक इट मोर फंडामेंटल दैन डिग्री। तो फिर इसी तरह हम लोग जो है वो दूसरा जो इसका प्राइमरी एडवांटेजेस है वो ये है कि इट सिंपली फिजिकल फार्मूलाई, इट सिंप्लीफाइज फिजिक्स फार्मूलाई, कि ये फिजिक्स के फार्मूलाई को सिंप्लीफाई करता है। यानी कि मैनी इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो हैं वो इन फिजिक्स होल्ड डायरेक्टली ओनली व्हेन द एंगल इज इन रेडियन, यानी कि फिजिक्स के बहुत जो इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है वो तभी होल्ड करते हैं जब हमारे पास जो एंगल हो वो रेडियन में
हो, यानी कि कुछ हमारे पास रिलेशन आप देखें, ये हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन है, ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन है, ये लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के दरमियान में ये हमारे पास रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ तभी होल्ड करेंगे जब हमारे पास एंगल जो होता है वो रेडियन में होता है। अदरवाइज ये रिलेशन जो अगर हमारे पास एंगल जो है वो रेडियन में ना हो, डिग्री में हो, तो फिर ये जो हमारे पास रिलेशन है ये होल्ड ना हो। अगर फिर हमें जो है वो डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े तो वो एक मुश्किल बन जाती है हमारे पास। इस वजह से हमारे पास जो रेडियन है हम लोग उसको एसआई यूनिट प्रेफर करते हैं डिग्री के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3.7। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सीलरेशन फॉर वन रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन। उन्होंने कहा है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो है वो अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा जब वो अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। यानी कि अगर बॉडी जो है, जिस तरह अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, वही चीज़ हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करनी है। कहा है कि एक्सप्लेन करें कि क्या होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, आप लोग जो है वो एक सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ जो है वो कंसिडर करें। अब देखें ये इसका सेंटर है और ये हमारे पास एक बॉल है जो कि स्ट्रिंग के साथ जो है वो जॉइंट है। अब देखें आप लोगों की उन्होंने कहा है कि ये बॉडी जो है जब एक रेवोल्यूशन अब कंप्लीट करेगी तो अब इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा। अब देखें ये जो बॉल है यहाँ पर जब वो ऐसे रिवॉल्व होती जो है वो अब दोबारा अपनी जो है वो इनिशियल स्टेज पर वापस आ जाएगी, ठीक है। जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आएगी तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है वी वेक्टर एवरेज इज इक्वल टू डेल डी वेक्टर ओवर डेल टी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एवरेज वेलोसिटी का जो है वो हमारे पास फार्मूला है। स्टूडेंट्स देखें, अगर बॉडी जो है वो यहाँ से चलकर जो है वो वहाँ यहीं पर वापस आ गई है, यानी कि उसने अपना एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट किया है और वो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गई है, तो यानी कि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट तो कवर किया ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी कब कवर करती है, ये देखें कि बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बॉडी इस तरह से जो है वो मूव करेगी इस तरह के पाथ पे तो वो डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है। अब देखिए यहाँ बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ गई है तो यानी कि उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है। लेकिन ये जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव करके दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ गई है, तो इसने तो कोई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया ही नहीं है, जिस वजह से ये डी जो है वो यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर सकते हैं। तो वी वेक्टर एवरेज जो है वो हमारे पास 0 बाय डेल टी आ जाएगा। तो हमारे पास यानी कि फिर जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। तो फिर यहाँ से हमारे पास ये चीज़ कंफर्म होगी कि अगर बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारे पास 0 होती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि एवरेज एक्सीलरेशन, अगर देखें स्टूडेंट्स, अगर किसी बॉडी की जो है हमारे पास अगर कोई बॉडी की कुछ वेलोसिटी है तो यानी कि उसका एक्सीलरेशन भी है। एवरेज एक्सीलरेशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि ए वेक्टर एवरेज इज इक्वल टू डेल वी वेक्टर ओवर डेल टी। ये हमारे पास जो है वो एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला है। ये हमारे पास जो है एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला। अब देखें ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड भी होता है जो जिसको हम लोग स्पीड कहते हैं, और वेलोसिटी की जो है वो डायरेक्शन भी होती है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखें अगर बॉडी जो है वो इस पॉइंट पे है तो हर पॉइंट के ऊपर जो है उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी, यानी कि जब इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पॉइंट
पे है इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी कि जब तक वो अपना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते करते जिन पॉइंट्स पे भी जाएगी उसके वहाँ पर उसकी हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, लेकिन जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी। स्पीड तो चेंज नहीं हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड स्पीड है, और डायरेक्शन भी है हमारे पास, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास इसकी जो यहाँ पर बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो उसको हम लोग अगर वी आई कह लें इनिशियल वेलोसिटी, फिर जब वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके दोबारा यहाँ पर आ जाती है तो फिर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो लेकिन बॉडी जो है अपनी दोबारा जो है वो इनिशियल पोजीशन पर आ गई है, इस वजह से उसकी जो वेलोसिटी में चेंज होगा, यानी कि वी एफ नेगेटिव वी आई, यानी कि उसकी चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो हमारे पास जीरो होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया नहीं। वो यहाँ पर जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर आ गई है और उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो यानी कि जो डेल वी होगा वो हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो है ए वेक्टर एवरेज इज इक्वल टू डेल वी वेक्टर ओवर डेल टी। तो यानी कि डेल वी यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो जीरो है, तो जब हम लोग वेलोसिटी में जो चेंज आया वो जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ए वेक्टर एवरेज इज इक्वल टू डेल वी जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है तो जीरो बाय डेल टी आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन में जो चेंज आया है, एवरेज एक्सेलरेशन में चेंज आया है वो हमारे पास वो जीरो के इक्वल आया है। यानी कि इन दोनों बातों से हमें ये चीज़ कंफर्म होगी कि जब वो कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी में जो चेंज आता है, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होती है और उसका एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। तो यही जो चीज़ है हम लोगों ने सिंपली उठा के आसान वर्ड लफ्ज़ों में जो है वो इंग्लिश में लिख देनी है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लिया है कि अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसका अगर वो जब वो अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो उसकी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन रेवोल्यूशन के बाद जो है वो सेम ही होती है, इस वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो गया, उसका एवरेज एक्सेलरेशन भी हमारे पास जीरो हो गया। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने उठा के इंग्लिश में लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 3.7 की हम लोगों ने पहले हेडिंग लगाई आंसर की, तो फिर आंसर में लिखा हम लोगों ने, उन्होंने कहा क्वेश्चन में कहा था कि एक्सप्लेन करें, इसलिए पहले हम लोगों ने आंसर लिख दिया, उस बाद में हम लोग उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो हमारे पास पहले आंसर आया कि फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन अ सर्कुलर मोशन, जब एक बॉडी जो है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है सर्कुलर मोशन में तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होती है और एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो एंड द एवरेज एक्सेलरेशन इज जीरो। तो हम लोगों ने ये आंसर लिख दिया। बाद में हम लोगों ने जो इसको एक्सप्लेन करना है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों होती है। अब देखें कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डेल टी ओवर डेल डी और डेल टी, यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद जो है वो बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर कर ही नहीं रही, दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ गई, इस वजह से डेल डी जो है हमारे पास जीरो के इक्वल है। हिंस जिसकी वजह से जब हम लोग डेल डी के वाले यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो फिर हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी हमारे पास जीरो आ जाएगी। तो इस वजह से एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज वी वेक्टर एवरेज इज इक्वल टू डेल डी वेक्टर ओवर डेल टी आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, डेल टी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड हिंस वी वेक्टर एवरेज इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है हमारे पास कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो जीरो क्यों होता है। द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज ए वेक्टर एवरेज इज इक्वल टू डेल वी वेक्टर ओवर डेल टी। यानी कि हम लोगों ने भी पढ़ा है कि जब बॉडी जो है वो अपनी दोबारा इनिशियल स्टेज पर आ जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेम होती है, तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है डेल वी वेक्टर जो है वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डेल वी वेक्टर जो है हमारे पास वी एफ नेगेटिव वी आई के इक्वल होता है, ठीक है, वी एफ नेगेटिव वी आई के इक्वल होता है हमारे पास डेल वी वेक्टर। तो हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमारे पास जीरो आ गया। तो जब हम लोगों ने चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो भी जीरो आ जाता है। तो आफ्टर वन रेवोल्यूशन द फाइनल वेलोसिटी इज सेम एज इनिशियल वेलोसिटी। एक रेवोल्यूशन के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो इस और इनिशियल वेलोसिटी होती है वो दोनों सेम हो जाती हैं इस वजह से जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो जीरो के इक्वल होता है, इस वजह से उसका जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो भी जीरो के इक्वल होता है, क्योंकि अगर बॉडी की कोई वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा।
तो इस वजह से हमारे पास ये चीज़ हम लोगों ने लिख दी कि उसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। इस वजह से उसकी एवरेज एक्सीलरेशन भी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3.7 जो था वो हम लोगों ने लिख दिया कि जब बॉडी एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो उसकी जो है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है और हमारे पास जो एवरेज एक्सीलरेशन होता है वो भी ज़ीरो होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 3.8 के इन अ रेन स्टॉर्म, यानी कि इन अ रेन स्टॉर्म विद अ स्ट्रॉन्ग विंड, के हमारे पास बारिश हो रही है और तेज़ हवा चल रही है बारिश के साथ। व्हाट डिटरमाइन द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड एन अम्ब्रेला। तो इस तरह की सिचुएशन में जो हम लोग अम्ब्रेला को किस बेस्ट पोजीशन में होल्ड करेंगे कि हम लोग जो है वो बारिश से बच जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। तो यानी कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो बारिश की जो डायरेक्शन है वो बारिश की डायरेक्शन तो ऐसी है ना कि वो आसमान से सीधा नीचे गिर रही है, आसमान से सीधा नीचे गिर रही है, ठीक है। लेकिन तेज़ हवा चलने की वजह से ये जो है वो सीधी लाइन में बारिश जो है वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में या इस तरह की कंडीशन में हम लोग जो है वो अम्ब्रेला को किस पोजीशन में बेस्ट तरीके से होल्ड कर सकते हैं कि हमारे ऊपर बारिश ना पड़े और हम लोग जो है वो भीगने से बच जाएं। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो है वो ये देखें ये बादल है, बादल से जो है वो बारिश हो रही है ये, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो रेन ड्रॉप्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग जो है वो वेक्टर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे जो बारिश है वो सीधी आ रही थी आसमान से ज़मीन की तरफ, लेकिन फिर जो है वो तेज़ हवा चलना शुरू होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवा चलना शुरू होगी जिसकी वजह से बारिश पहले सीधी मूव कर रही थी, फिर वो बारिश जो है वो ऐसे टेढ़ी मूव कर गई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड की तरफ वजह से बारिश टेढ़ी मूव कर गई। बारिश की स्टेडी डायरेक्शन को हम लोग वेक्टर ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास वेक्टर ए बन गया और ये जो स्ट्रॉन्ग विंड है इसको हम लोग वेक्टर बी का नाम देते हैं जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ये जो हमारे पास बारिश है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, उसको हम लोगों ने वेक्टर ए का नाम दे दिया। और फिर ये जो स्ट्रॉन्ग विंड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, जिसको हम लोगों ने जो है वेक्टर बी का नाम दे दिया। अब हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल होती है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ ज्वाइन होती है और इसका जो हेड होता है वो लास्ट वेक्टर के साथ ज्वाइन होता है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर सी बन गया। यानी कि अगर हम लोग ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर सी, यानी कि अगर हम लोग अम्ब्रेला को जो है वो इस तरह होल्ड करें तो फिर हम लोग जो है वो बारिश से बच जाएंगे। तो यानी कि अगर हम लोग जो अम्ब्रेला है हमारे पास ये हमारे पास बारिश है रिजल्ट वेक्टर ए, फिर ये हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग विंड है वेक्टर बी, हम लोगों ने एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया वेक्टर सी जिसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर हम लोग हमारे पास जो अम्ब्रेला है वो इसकी डायरेक्शन अगर उसको इस तरह होल्ड करें तो हम लोग जो है वो बारिश से बच जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देनी है उठा के। चीज़ हम लोगों ने उठा के लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3.8 के आंसर में कि द बेस्ट पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स, कि रेन ड्रॉप्स की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसी से हम लोग जो है वो बेस्ट पोजीशन जो है डिटरमाइन कर सकेंगे कि अम्ब्रेला को किस तरह रखना है। कि हमारे पास रेन ड्रॉप्स जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यानी कि उनके ऊपर जब तेज़ हवा लगती है तो उसकी डायरेक्शन देखने ऐसे टेढ़ी हो जाती है। तो इन रिजल्टेंट वेलोसिटी की वेलोसिटी से ही हम लोग रिजल्टेंट रेन ड्रॉप जो है वो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी रेन ड्रॉप्स की उसी से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी कि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी रेन ड्रॉप्स की कैसे फाइंड आउट होगी। कि ये जो है वो रेन ड्रॉप्स हैं, वेक्टर ए का नाम दे दिया था उसको, फिर हमारे पास हवा चली थी जिसकी वजह से ये टेढ़े हुए थे वो वेक्टर बी बन गए। रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया वेक्टर सी जो, और फिर उसकी डायरेक्शन में ही हम लोगों ने अम्ब्रेला को होल्ड करके रखना है। तो फिर हम लोगों ने इसका आंसर लिख कर नेक्स्ट उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी। रेन ड्रॉप्स पोसेस टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, कि रेन ड्रॉप्स के पास
जो है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। अ वर्टिकल कंपोनेंट काज्ड बाय ग्रेविटी एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, यानी कि रेन ड्रॉप जो है वो आसमान से बादलों से जो है ज़मीन की तरफ गिर रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि वो ज़मीन पर गिर रहे हैं, जो कि है ग्रेविटी। तो वो जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है वो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, यानी कि रेन ड्रॉप सीधे सीधे मूव कर रहे थे, जब वो ऐसे टेढ़े टेढ़े मूव करने शुरू हो जाते हैं तो वो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है वेलोसिटी का, जो और वो उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वजह है वेलोसिटी की वो विंड बनती है। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज काज्ड बाय विंड दीज कंबाइन टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। जब वो दोनों कंबाइन होते हैं तो वो एक रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर बनाते हैं। दे फॉर्म अ दिस दैट इज इंक्लाइंड टू अ वर्टिकल, जो वर्टिकल होती है, यानी कि रेन ड्रॉप्स हमारे पास इस तरह से आ रहे थे और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो है रेन ड्रॉप सीधे आ रहे थे, लेकिन विंड की वजह से वैसे टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट फैक्टर बनता है वो भी हमारे पास इस तरह वर्टिकल ही होता है। तो दैट इज इंक्लाइंड टू अ वर्टिकल, द रेन ड्रॉप्स एक्चुअली मूव अलॉन्ग द रिजल्टेंट पाथ। तो रेन ड्रॉप्स जो होता है वो रिजल्टेंट पाथ के अलॉन्ग मूव करते हैं। देयर फॉर द शीट वन सेल्फ इफेक्टिवली द अम्ब्रेला मोस्ट बी टिल्टेड। जिस वजह से हम लोगों ने अगर बारिश से बचना है तो हम लोग अम्ब्रेला को टिल्टेड कर देते हैं, यानी कि अम्ब्रेला को ऐसे टेढ़ा रखेंगे, ठीक है। अम्ब्रेला हमारे पास ऐसे टेढ़ी होगी, बी टिल्टेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी, यानी कि रेन ड्रॉप्स ऐसे नीचे आ रहे हैं लेकिन अम्ब्रेला जो है वो उसकी डायरेक्शन उसके उनके ऑपोजिट है, जिसकी वजह से हम लोग बारिश में भीगने से बच जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 3.9। उन्होंने 3.9 क्वेश्चन में पूछा है कि बॉल इज स्पोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग, कि ये हमारे पास जो एक बॉल जो है वो हम लोगों ने उसको स्ट्रिंग से स्पोर्ट किया है और वो स्ट्रिंग टूटा नहीं है। जब हम लोगों ने इस बॉल को स्ट्रिंग के साथ लटकाया है तो वो स्ट्रिंग टूटा नहीं है। इफ़ इट इज़ व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल इट ब्रेक्स, लेकिन जब हम लोग उस स्ट्रिंग को गोल गोल घुमाते हैं तो वो स्ट्रिंग टूट जाता है। एक्सप्लेन वाई, कि वो टूट क्यों जाता है। पहले हम उस स्ट्रिंग के साथ बॉल जो है वो अटैच थी उस स्ट्रिंग के एक एंड के साथ, तो वो स्ट्रिंग नहीं टूटा, लेकिन जब हम लोगों ने उसको स्ट्रिंग को गोल गोल घुमाया तब जो स्ट्रिंग जो है वो टूट गया। तो वो क्यों टूटा वो हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है, कि एक्सप्लेन वाई, कि वाई स्ट्रिंग ब्रोकअप, कि स्ट्रिंग जो है वो क्यों टूट गया। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास देखें ये एक स्ट्रिंग था, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है और ये हमारे पास जो है उसके साथ उसके एक एंड के साथ बॉल अटैच है। तो ये बॉल अटैच है और ये स्ट्रिंग वर्टिकली पड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग नहीं टूटा। लेकिन जब हम लोगों ने इस बॉल को ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करवाना शुरू कर दिया, तब ये स्ट्रिंग टूट गया। उसकी वजह क्या हुई कि गोल गोल घुमाने की वजह से या विल्ड करवाने की वजह से ये स्ट्रिंग जो है वो क्यों टूटा। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ठीक है, और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसके एंड के ऊपर बॉल है। इस स्ट्रिंग के एक एंड के साथ जो है वो बॉल अटैच है, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग में जो है वो टेंशन प्रोड्यूस होगी है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, ठीक है। इस स्ट्रिंग ने जो है वो इस बॉल को जो है वो अपवर्ड यानी कि टुवर्ड सेंटर की तरफ या अपवर्ड पुश देकर रखा हुआ है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पास बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो यानी इस जो फिर हमारे पास जो फोर्सेस हैं, यानी इस स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक टेंशन है जो कि अपवर्ड है और वेट है जो कि डाउनवर्ड है। वेट हमारे पास आपको पता है mg के इक्वल होता है, यहाँ पर हम लोग जो है वो नेगेटिव mg लिखेंगे। उसकी वजह ये होगी क्योंकि जो है वो इस बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड पुश मिल रहा है उसको, और जो टेंशन है उसको अपवर्ड पुश दे रही है। अगर हम लोग इसको टेंशन निकालना चाहें, यानी कि टेंशन निकालनी है तो टेंशन को सेपरेट करना है, तो टी को सेपरेट करना है, उसके लिए ये जो वेट है mg है वो यहाँ पर पॉजिटिव होने जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये टेंशन हमारे पास जो है वो फोर्स पॉजिटिव mg आ जाएगी, यानी कि हमारे पास जो इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो मैक्सिमम होगी। जब हम लोग सर्कुलर पाथ में मूव करवाएंगे या विल्ड करवाएंगे इस स्ट्रिंग से बॉल को, अगर हम लोग सर्कुलर पाथ में मूव करवाएंगे तो वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है वो होती है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो mv² ओवर r के इक्वल होती है।
ठीक है। तो पहले जो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन थी, यानी कि जब ये स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकली पड़ा हुआ था और इसमें जो टेंशन थी वो इस बॉल के वेट के इक्वल थी, ठीक है, यानी कि टेंशन जो है mg के इक्वल थी। लेकिन जब हम लोग सर्कुलर पाथ में मूव करवाएंगे बॉडी को, तो इस यानी कि वेल्ड करवाएंगे, तो जो टेंशन होगी वो फोर्स के, और यानी वो फोर्स जो कि इस बॉल को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है उसके और इस बॉल के वेट के इक्वल होगी, ठीक है। तो हमारे पास सेंट फोर्स जो है हमारे पास mv²/r है। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की जब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास mv²/r पॉजिटिव mg के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हम लोग जब बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाएंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स mv² का फैक्टर भी आ जाएगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्रिएट हो जाएगी और उस फोर्स की वजह से हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो टूट जाएगा। यानी कि जब पहले पड़ा हुआ था स्ट्रिंग ऐसे वर्टिकली, बॉल उसके एक एंड के ऊपर लटकी हुई थी और वो वर्टिकली पड़ा था, तो उस स्ट्रिंग में जो टेंशन थी वो सिर्फ और सिर्फ उस बॉल के वेट के इक्वल थी, जो कि उसके एक एज के साथ जो है जुड़ी हुई थी। लेकिन जब बॉल को जब हम लोगों ने सर्कुलर पाथ में मूव करवाया, तो सर्कुलर पाथ में जो बॉडी को मूव करवाती है वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने की वजह से हमारे पास जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फैक्टर भी आ गया mv²/r, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो बॉडी के इस बॉल के वेट के इक्वल भी होगी और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल भी होगी, जो कि इस बॉल को जो है सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारे पास जो टेंशन है वो टूट जाएगा, सॉरी जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें उठा के हम लोगों ने इंग्लिश में लिख देनी है। नंबर 3.9 का लिखा हम लोगों ने, फिर उसके आंसर की हम लोगों ने हेडिंग लगाई और आंसर में हम लोग यही लिखा कि सर्कुलर के सर्टेन जो स्ट्रिंग है वो इस वजह से टूट जाता है बिकॉज टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल, के इस वर्टिकल सर्कल के लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है एंड एक्सीड द स्ट्रिंग्स ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, और स्ट्रिंग के टूटने की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ा देती है, ठीक है। कि हमारे पास बिकॉज टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल के लोएस्ट पॉइंट पे जो हमारे पास टेंशन जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है जब हम लोग बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं। और ये जो स्ट्रिंग के एंड एक्सीड्स द स्ट्रिंग्स ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, और स्ट्रिंग के टूटने की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। यही चीज़ हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। व्हेन अ बॉल इज जस्ट स्पॉटेड विद वाइल हैंगिंग वर्टिकली, कि जब बॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉटेड हो और वर्टिकली हैंग हो, तो टेंशन इन दी जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है इज इक्वल टू वेट, वो वेट की इक्वल होती है T इज इक्वल टू mg। वाइल वेल्ड इन अ सर्कल, जब बॉल जो है वो सर्कल में घूमती है तो इस टेंशन वेरीज, इट इज मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। जो बॉल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी टेंशन जो है वो वेरी हो जाती है, यानी कि चेंज बदलती रहती है और वो लोएस्ट पॉइंट पे ज़्यादा हो जाती है, गिवन बाय कि जब हम लोग बॉल को सर्कुलर पाथ में वेट करवाएंगे घुमाएंगे तो उसकी जो टेंशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी और वो बॉल के वेट के और उस फोर्स के जो कि बॉल को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के इक्वल हो जाएगी उसकी मैक्सिमम टेंशन। तो हम लोग यही लिख देंगे द टेंशन इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन mg, यानी कि टेंशन जो है वो वेट से ज़्यादा हो जाएगी सिंस द स्ट्रिंग वाज ऑलरेडी एट इट्स मैक्सिमम टॉलरेंस। और जो स्ट्रिंग होता है वो तो पहले ही मैक्सिमम टॉलरेंस पर होता है, यानी कि वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा वेट बर्दाश्त कर रहा होता है। दिस एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स, जब हम लोग जो है वो उससे यानी कि वो जो स्ट्रिंग है उसके साथ एक बॉल लटकी हुई है, वो तो बेचारा पहले ही बहुत ज़्यादा वेट जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जब फिर हम लोग उस बॉल स्ट्रिंग से जुड़ी हुई बॉल को गोल गोल घुमाते हैं, यानी कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर जाते हैं तो फिर वो बेचारा स्ट्रिंग टूट जाता है। द एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट causes the string causes the tension to exceed the breaking strength of the string and it breaks, कि हमारे पास जो टेंशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो ज़्यादा, टूटने की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रिंग जो है पहले ही एक बॉल का वज़न झेल रहा है, फिर हम लोग उसको और ज़्यादा अजियत देते हैं कि उसको गोल गोल घुमाते हैं और उसको जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा जो स्ट्रिंग है उसकी बर्दाश्त से जब बात बाहर हो जाती है तो वो टूट जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3.10 या 3.10 कह सकते हैं इसको, कि हाउ इज द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड सप्लाइड इन दी फॉलोइंग केसेस, कि हमारे पास दो केसेस दे दिए गए हैं, एक ए दिया गया है और एक बी दिया गया है। सबसे पहला जो केस है वो ये है हमारे पास कि अ सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, के एक सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। और जो दूसरा केस है हमारे पास वो ये है कि अ कार टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड, यानी कि वो लेवल रोड वो होता है जो कि बैंक्ड नहीं हुआ होता, यानी कि वो उसके एजेस से ऐसा टेढ़ा नहीं होता, वो ऐसा सीधा ही होता है। लेवल रोड जो बैंक्ड रोड होते हैं जिनकी बैंकिंग हुई होती है वो अपने एजेस से ऐसे होते हैं, यानी कि इस तरह बैंक्ड हुए होते हैं। तो लेवल रोड पे जब कार टर्न लेती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करता है। तो यही दो चीज़ें हम इन दो केसेस में हमारे पास पूछी गई हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से सप्लाई होगी। 10 की हम लोगों ने हेडिंग दी कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसमें जो ए केस है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ से प्रोवाइड होता है, यानी कि उन्होंने कहा था कि एक सैटेलाइट है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अर्थ है और ये जो हमारे पास सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो ऑर्बिटिंग करता है, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग करता है, यानी कि जब हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि एक स्ट्रिंग से जब बॉल अटैच्ड होती है तो वो जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है वो बॉल, तो उसका ये जो सेंटर होता है ये सेंटर जो है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इस स्ट्रिंग से जुड़ी हुई बॉल को, जिसकी वजह से सेंटर पर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। और यानी कि ये एक सेंटर सीकिंग फोर्स जो है वो यानी कि सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यहाँ पर लाई कर रही होती है, जो कि बॉल को जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में खींच के रखती है ताकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर जाए। इसी तरह हमारे पास जो अर्थ है वो भी एक सेंटर सीकिंग फोर्स प्रोवाइड करती है सैटेलाइट को, जो कि सैटेलाइट को जो है वो अंदर की तरफ खींच के रखती है। अर्थ जो है वो सैटेलाइट को अंदर की तरफ खींच के रखती है और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए उसको जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो फिर हमारे पास पहले केस में यही था कि एक सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको जो उस सैटेलाइट को जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है वो, यानी कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, यानी कि सेंटर सीक देती है और वही उस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से ये जो सैटेलाइट है सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो केस ये है हमारे पास का सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, के जब एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग करता है तो उसको जो है वो उस सैटेलाइट को जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करती है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होता है। इसी चीज़ को नीचे हम लोग ने एक्सप्लेन कर देना है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, के हमारे पास देखें कि ये हमारे पास अर्थ है और ये सैटेलाइट है, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ का सेंटर है, ये सैटेलाइट का सेंटर है और अगर अर्थ के सेंटर और सैटेलाइट के सेंटर को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, तो यही लाइन जो है वो अर्थ के दरमियान और सैटेलाइट के दरमियान में जो है एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अर्थ जो है फोर्स ऑफ अर्थ के पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी सैटेलाइट को अपने अर्थ के सेंटर की तरफ खींच के रखती है, तो उसी वजह से जो सैटेलाइट है सर्कुलर पाथ में मूव कर जाता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट एक्ट अलोंग द लाइनिंग ज्वाइनिंग देयर सर्कल फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट। अगर सर्कुलर ऑर्बिट के लिए दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सैटेलाइट, यानी कि हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी हमारे पास इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सैटेलाइट्स वेलोसिटी, के यानी कि अगर हमारे पास ये अर्थ है और ये जो सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस अर्थ के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास और ये जो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है
ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये सैटेलाइट की वेलोसिटी है, सैटेलाइट जो कि इस, अगर सैटेलाइट इस डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, इनके ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सैटेलाइट्स वेलोसिटी एंड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और फिर जो हमारे पास जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती जाती है टू कीप इट इन ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट में रखने के लिए। तो हमारे पास जो है वो इस वजह से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है। तो यही वजह है कि हमारे पास जब अर्थ के अराउंड सैटेलाइट मूव करता है तो सर्कुलर ऑर्बिट में इस वजह से मूव करता है क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। दूसरा केस है हमारे पास, वो ये है कि आ कार टेकिंग अ टर्न ले रही है ऑन अ लेवल रोड। जो अगर कार एक लेवल रोड पर टर्न ले रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड होगी? हाउ इज द सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाइड इन दिस केस? तो स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे पास ये एक कार है, वो ये हमारे पास यहाँ से एक लेवल रोड के ऊपर टर्न ले रही है और वो लेवल रोड जो है एक तरह बैंक नहीं हुआ उसके एजेस से वो सीधा ही है। और ये हमारे पास देखें एक कार है। अब ये देखें इसका ये जो टर्निंग पाथ है वो एक तरह से एक सर्कुलर पाथ का ही हिस्सा है, सर्कुलर पाथ का ये जो टर्निंग पॉइंट है। तो इस टर्निंग पाथ के ऊपर जो इस लेवल रोड के ऊपर टर्न लेने के लिए इस कार को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इस गाड़ी के जो टायर्स और उस रोड के दरमियान में जितनी फ्रिक्शन होगी, जितनी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, उतनी ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी और जिसकी वजह से ये जो कार जो है वो उस लेवल रोड के ऊपर टर्न ले पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है कि जब एक कार जो है वो टर्न लेती है या कोई भी गाड़ी जो है वो टर्न लेती है तो उसके टायर्स के दरमियान और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो इस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है, जिसकी वजह से कार जो है वो टर्न ले पाती है। तो यही चीज़ हम लोगों ने उठाकर लिख देनी है आसान वर्डिंग्स में। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड, कि टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वही हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। व्हेन अ कार्स मूव अलोंग अ कर्व्ड पाथ, कि कार जब अ कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टर्न इज रिक्वायर्ड, कि सर्कुलर टर्न लेने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। ऑन द लेवल रोड देयर इज नो बैंकिंग, लेवल रोड जो होता है वो वहाँ पर बैंकिंग नहीं हुई होती, जिस बैंकिंग यानी कि उसके एजेस, जिन रोड्स की बैंकिंग हुई होती है उसके एजेस इस तरह से होते हैं, लेकिन जो लेवल रोड होते हैं उसके एजेस इस तरह से होते हैं। इस वजह से सो द इंटायर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, इस वजह से सारी की सारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जो टायर और रोड्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वही प्रोवाइड करती है। अगर रोड बैंकेड होते हैं, ऐसे बैंकिंग होते हैं, वहाँ पर जो रोड का बैंकिंग होना भी कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, लेकिन लेवल रोड पे जितनी टायर्स और रोड्स के दरमियान फ्रिक्शन होगी सेंट्रीपिटल फोर्स भी उतनी ही होगी, वरना नहीं होगी। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार्स एंड सरफेस ऑफ द रोड, रोड की सरफेस के ऊपर और गाड़ी के टायर्स के दरमियान जितनी फ्रिक्शन होगी उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाएगी, वरना जो है वो लेवल रोड पे कोई जो रोड होते हैं लेवल रोड्स वो बैंक नहीं हुए होते, इस वजह से वो रोड्स जो हैं वो खुद से कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3.1 जो है उसका वो ये है हमारे पास कि व्हाट इज मीड बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद डेली लाइफ एग्जांपल्स। ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी वाले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 10 है और 11 है और 12 है, ये तीनों लेक्चर्स आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें, फिर आपको जो है वो एंगुलर मोमेंटम की और उसकी डेली लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं एंगुलर मोमेंटम की और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर जो दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव
क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो यानी कि 3.2 क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए भी इसका अच्छे तरीके से लेक्चर लेने के लिए भी आप लोग जो है वो लेक्चर नंबर 10 जो है वो देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन 3.2 है कॉम्प्रिहेंसिव, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 3.3 है कि डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रूव दैट टार्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। के जो टार्क एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेटिंग रिजिड बॉडी के ऊपर जो टार्क एक्ट करता है वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इस लेक्चर को समझने के लिए भी आप लोग लेक्चर नंबर 9 देख सकते हैं। हम लोगों ने 3.3 क्वेश्चन जो है वो लेक्चर नंबर 9 में इस थ्योरी वाले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3.5 है, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। के ऑर्बिटल वेलोसिटी की डिफाइन करें और उसके लिए एक एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करें। सॉरी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.4 है पहले, व्हाट आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं। कैलकुलेट द मिनिमम टाइम पीरियड नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। के एक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में पुट करने के लिए अर्थ के सरफेस के पास जो है कितना टाइम लगता है। व्हाट आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो क्वेश्चन नंबर 3.4 जो है हमारे पास वो लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप लोग वो लेक्चर अच्छे से समझें तो आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.5 है, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिफाइन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी की डिफाइन करें और उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करें। तो उसके लिए हम आप लोग लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं। हम लोगों ने उस लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3.5 को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है 3.6, राइट अ नोट ऑन आर्टिफिशियल ग्रेविटी, डिफाइन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी विच द स्पेसशिप रोटेट्स टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी के ऊपर नोट लिखें और एक्सप्रेशन ड्राइव करें फ्रीक्वेंसी के लिए जिसके साथ जो स्पेसशिप जो है वो रोटेट करता है, ताकि वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो यानी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ स्पेसशिप रोटेट करता है ताकि वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड कर सके, उसके लिए एक्सप्रेशन ड्रा करें। तो उसके लिए आप लोग लेक्चर नंबर 3.6 वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आप लेक्चर नंबर थ्योरी वाला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 8 पढ़ें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन है और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में रिलेशन है, उसको प्रूव करें। तो इसके लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3.7 जो है वो उसके लिए आप लोग लेक्चर नंबर 3 देखें। उस लेक्चर में हम लोगों ने ये दोनों रिलेशन जो हैं वो अच्छे से पढ़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसे लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।